आप सभी लोग प्यार से कहिए ओम शांति। थोड़ा मुस्कुरा कर कहिए, थोड़ा और खुशियों से कहिए, उमंग उत्साह से कहिए। बहुत अच्छा। नमस्ते एंड गुड आफ्टरनून। मुझे बहुत खुशी होता है जब भी मैं बिजनेस कम्युनिटी के साथ अपने विचारों का आदान प्रदान करता हूँ। और जैसे दीदी कह रहे थे कि ये बिजनेस करने के चक्कर में हम जो एक बहुत सुंदर बिजनेस है वो नहीं कर पाते हैं। कौन सा बिजनेस करने में हम इतने उलझे हुए हैं और कौन सा बिजनेस को हमने थोड़ा नज़रअंदाज कर दिया, वो मैं आपको बताता हूँ। आप लोगों से अगर हम परिचय लें तो आप स्टील का बिजनेस करते होंगे, मेडिसिन का बिजनेस होगा, केमिकल्स का होगा, सर्विसेज होगा, बहुत सारे इंडस्ट्रीज हैं, बहुत सारे प्रभाग हैं जिसका आप बिजनेस करते होंगे। मैं आपसे अगर एक प्रश्न पूछूं, ठीक है ना, अगर कोई पूछे आप किसका बिजनेस करते हैं तो हम कहेंगे बर्तनों का बिजनेस है। बिजनेस ऑफ लाइफ क्या होना चाहिए? व्हाट इज द बिजनेस ऑफ लाइफ? या फिर लाइफ्स बिजनेस क्या होना चाहिए? चीजों का व्यापार, स्टील का व्यापार, तेल का व्यापार, किराना आइटम का व्यापार, वो सब तो ठीक है, उसमें आप बहुत सक्षम हैं, बहुत एक्सपर्ट हैं और बहुत जाने माने हैं। वो मैं नहीं पूछ रहा हूँ। मेरा प्रश्न है व्हाट इज द बिजनेस ऑफ लाइफ? उस बिजनेस में प्रोडक्ट का एक्सचेंज होता है, सर्विसेज का एक्सचेंज होता है, प्रॉफिट मार्जिन होता है, और वो प्रॉफिट से फिर हम अपने घर को, परिवार को चलाते हैं। तो व्हाट इज द बिजनेस ऑफ लाइफ? और दोस्तों यही एक प्रॉब्लम है, जब हम लाइफ के बिजनेस को इग्नोर कर देते हैं और पूरा ध्यान इस बिजनेस में रखते हैं, वही फिर इम्बैलेंस क्रिएट करता है। मुझे याद आता है, मैं आपको एक अनुभव सुनाता हूँ। मुझे लगता था कि मुझे बहुत ज़्यादा ज्ञान और अध्यात्म का बहुत ज़्यादा मुझे अंडरस्टैंडिंग है, और कुछ वर्ष पहले हम कर्नाटका में, मैं ऐसे ही, हमारा शिवरात्रि के उपलक्ष्य में हमारा एक प्रोग्राम चल रहा था, और जब हम वो प्रोग्राम कर रहे थे तो वो जो उस प्रोग्राम के जो चीफ गेस्ट थे वो एक स्वामी जी थे। कर्नाटका में बहुत सारे मठ हैं, बहुत सारे बड़े बड़े मठ हैं। तो वो स्वामी जी जो थे वो वहाँ के जो ब्रह्मा कुमारी सेंटर, उसके नज़दीक में उनका मठ था, एंड ही वॉज द चीफ गेस्ट। बहुत अच्छे भाई हैं, उनको ब्रह्मा कुमारी बहुत अच्छी लगती है, वो मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हैं और बहुत सम्मान के आधार से बहनों को देखते हैं, और हर कार्यक्रम में वो आते हैं। और उन्होंने वो गेहुआ वस्त्र और वो पगड़ी और वो गमछा सब पहन के आए हुए थे। जैसे हम वाइट में हैं वैसे वो ऑरेंज ड्रेस में थे, गेहुए वस्त्र में थे, जो ऋषि मुनि साधु संत पहनते हैं। तो कार्यक्रम होने के बाद हमारी ब्रह्मा कुमारी दीदी ने वो स्वामी जी को कहा, स्वामी जी, पर ये मेरे साथ घटी हुई घटना है, इस थोड़ी बातों को मैं स्पष्ट कर रहा हूँ। तो स्वामी जी को दीदी ने कहा, स्वामी जी क्या आप गिरीश भाई के साथ रात्रि भोजन करेंगे क्या? डिनर ऑफर किया। तो स्वामी जी ने बहुत सहज स्वीकार कर लिया। हम सेवा केंद्र में, जैसे आप यहाँ सेवा केंद्र में आए हैं ब्रह्मा कुमारी इसके आश्रम में, वैसे हम स्वामी जी के साथ गए और हम डिनर भोजन, रात्रि भोजन जब हम कर रहे थे तो मेरे मन में कुछ ऐसे विचार आ रहे थे कि मैं स्वामी जी के बारे में ज़्यादा जानकारी प्राप्त करना चाहता था। तो मैंने इसी स्वामी जी से पूछा, स्वामी जी आपका आश्रम कहाँ पर है, कितना बड़ा है, क्या करते हैं आप सारा दिन, सुबह कितने बजे उठते हैं, भोजन क्या करते हैं, आप सारा दिन आपकी दिनचर्या, क्योंकि मुझे ब्रह्मा कुमारी इसका पता है, हम कितने बजे उठते हैं, रात को कितने बजे सोते हैं, सारा दिन का डिसिप्लिन और जो रूटीन है वो बहुत स्पष्ट है। तो ऐसी बातों में जब स्वामी जी से पूछ रहा था तो स्वामी जी ने कहा, हमारा 30 एकड़ का आश्रम है, 30 एकड़। तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। ब्रह्मा कुमारी इसके भी ऐसे कुछ बड़े बड़े रिट्रीट सेंटर हैं, जैसे हमारा दिल्ली में है,
वो भी करीब 34 एकड़ की भूमि पर है, और वहाँ पे 150 भाई बहनें रहते हैं। 150 समर्पित फुल टाइम भाई बहनें, वो पूरा 30 एकड़ के पूरे कारोबार को चलाते हैं। उसमें अकोमोडेशन फैसिलिटी है, ट्रांसपोर्टेशन है, खाना पीना रहना पानी बिजली, जैसे एक छोटी कम्युनिटी होती है ना, गेटेड कम्युनिटी, वैसे ही 30 एकड़ में है ब्रह्मा कुमारी से। और आपको ये जानकारी प्राप्त करके बड़ा आश्चर्य लगेगा कि ब्रह्मा कुमारी संस्था में, और मैं चाहता हूं कि आज आप यहाँ से इस बिजनेस मॉडल को पिकअप करें, इस बिजनेस मॉडल को आप अपने बिजनेस में यूज करें, और हमको बहुत खुशी होगी कि आप अगर ये बिजनेस मॉडल को एडॉप्ट कर सकते हैं। तो ब्रह्मा कुमारी में जितने भी आपको यहाँ भाई बहन अभी भी नजर आ रहे हैं, जो हमारी समर्पित बहनें बैठी हैं, गिरीश भाई इंक्लूडेड, और हमारे समर्पित भाई, दे आर नॉट पेड एम्प्लॉइज ऑफ ब्रह्मा कुमारीज। इन बहनों को ब्रह्मा कुमारी संस्था एक नया रुपया पैसा सैलरी में नहीं देता, और ये 24 घंटे आपके लैंग्वेज में यहाँ पर शायद नौकरी करते, वैसे तो नहीं कहते नौकरी कर रहे हैं, और आपके बिजनेस में नौकरी करने वाले को हम पगार भी दें, छुट्टी भी दें, बोनस भी दें, फिर भी काम नहीं करते ध्यान से, हाँ या ना? और यहाँ पर ये हमारे भाई बहने डेडिकेटेड 24 घंटे, इनको पूछिए इनको छुट्टी मिलती है या नहीं मिलती है? बहने हंस रही है। उल्टा संडे को हमको ज्यादा काम और ज्यादा प्रोग्राम करो, क्योंकि आप लोगों को छुट्टी होती है तो हम आपकी सेवा कर सकते हैं। प्रश्न पूछूं दोस्तों, क्या इनका मोटिवेशन लेवल है? आप संसार के कोई भी बिजनेस मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में चले जाओ, वहां पे हर प्रकार का आपका मोटिवेशन का क्लास शायद मैं करा लूंगा आपको। एक्सट्रिंसिक मोटिवेटर्स, इंट्रिंसिक मोटिवेटर्स, जमाने भर का मोटिवेशन पे क्लास, कैसे लोगों से काम करवाएं, कैसे उनके अंदर डेडिकेशन लाए, कैसे उनके अंदर कार्य के प्रति निष्ठा। अगर आपके लोग अच्छी तरह काम करेंगे तो आपका बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा, हाँ या ना? और यहाँ देखिए, मोटिवेशन के नाम पर इनको 0 रुपए, इनको छुट्टी मिलती नहीं है, इनको प्रमोशन होता नहीं है। अब बताइए क्या ऐसा चीज है? जब मैंने अपना MBA कंप्लीट किया था आज से 25 साल पहले, और कंप्लीट करने के बाद मैं पहली बार जब माउंट आबू गया, और मैं यही देखने के लिए गया कि ये जो बोलते हैं इसमें सत्यता है या नहीं। मैं बहुत आसानी से ब्रह्मा कुमारी इसको स्वीकार नहीं किया था दोस्तों, बहुत ठोक पीट के बजा करके देखा था। आई मीन सचमुच में ये बहनें जो कहती हैं इसमें दम है या नहीं है। बिजनेस ना हर चीज प्रॉफिट एंड लॉस देखा जाता है, जहाँ फायदा है वहाँ इन्वेस्ट करने का, जहाँ नुकसान है वहाँ दिमाग नहीं खराब करने का, टाइम वेस्ट नहीं करने का। एंड क्योंकि मैंने बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ा था तो मेरा भी यही लक्ष्य था। और जब मैं पहली बार माउंट आबू गया तो मैं ये समझ ही नहीं पा रहा था कि ये कोई मीटिंग नहीं करते थे, ये कोई किसी को ऑर्डर नहीं पास कर रहे। बिजनेस मैनेजमेंट का आधार शुरू होता है प्लानिंग से, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, मोटिवेटिंग, लीडिंग एंड फाइनली कंट्रोलिंग। ये होता है मैनेजमेंट के स्टेप्स होते हैं जो हमको सिखाया जाता है। और यहाँ तो मुझे ये सब कुछ नजर ही नहीं आ रहा था। और जब मैं खाना खाने के लिए किचन जो डाइनिंग एरिया में गया, वहाँ भाई मुझे इतना मुस्कुरा करके, है ना, खुशियों का व्यापार, इतना मुस्कुरा कर मुझे ये लीजिए भाई जी, ये भी लीजिए भाई जी। मैंने कहा हेलो, कितना पैसा मिलता है ये करने का? बोला पैसे ही नहीं मिलते मुझे। मैंने कहा फिर क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? उन्होंने कहा आपको नहीं समझ में आएगा बेटा। उन्होंने कहा ये टाइम वेस्ट नहीं है, टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूं मैं। मैंने कहा या तो ये पागल या फिर मैं पागल, मतलब दोनों में से कोई तो ढीला है, ठीक है ना? बोले टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूँ। मुझे बात समझ ही नहीं आ रही थी कि वो क्या है। अच्छा, दूसरी बात जो मुझे इंप्रेस किया ब्रह्मा कुमारी में, वहां जितने भी भाई थे या बहनों को मैंने देखा जो सेवा कर रहे थे, उनका चेहरा चमक रहा था। एक भाई को तो मैंने जाके डायरेक्टली पूछ लिया, भैया कौन सा फेयर एंड लवली लगाते हो क्या? मेरे को भी ऐसे ही लगाना है, मेरा भी चेहरा मेरे को चमक चाहिए। तो उन्होंने कहा फेयर एंड लवली इधर नहीं लगाने का, इधर लगाने का।
मैंने कहा इधर लगाने से हो जाएगा, बोला वो भी समझ में नहीं आएगा। मुझे लगा या तो ये पागल या फिर मैं पागल। और दोस्तों वो दिन और आज दिन, क्या ऐसी चीजें हैं जो आपको बिना इतना मेहनत किए आपको सफलता और मोटिवेशन, इतना डेडिकेशन, इतनी सिंसियरिटी, इतना लगन कैसे दिला सकता है। वो 150 भाई बहनों को जब मैंने दिल्ली में देखा, मैंने कहा क्या इनको क्या ऐसा मिल रहा है, किन चीजों का ये लेन देन कर रहे हैं, किन चीजों का ये बिजनेस कर रहे हैं। और जो बहुत सिंसियरिटी से अथक होकर के 24 घंटे में 25 घंटे ये भाई बहनें मेहनत करती हैं। मुझे याद आता है हम L&T, आपने नाम सुना होगा, हम बिजनेस एंड इंडस्ट्री विंग के बहुत सारे कार्यक्रम करते हैं। L&T करके लार्सन एंड टूब्रो का नाम सुना होगा। उनके जो चेयरमैन रहे थे, अभी तो नहीं है, अभी वो स्टेप डाउन कर चुके हैं, और उनका नाम था मिस्टर अनिल नायक, अगर आप जानते होंगे तो। और अनिल नायक साहब अपने पवई के ऑफिस के सामने गेट नंबर 7, उनका जो कॉर्पोरेट ऑफिस होता था, उसके सामने उन्होंने मेडिटेशन रूम बनाया। और जब एक बार हम वहाँ प्रोग्राम करने गए तो मैं उनके सामने बैठा था, और जैसे आप बैठे ना वैसे मैं बैठा था, और वो यहाँ बैठे हुए थे। और वो सर मुझसे कहते हैं, गिरीश भाई मेरा चेहरा कैसे दिख रहा है? मैंने कहा सर चेहरा तो ठीक ही लग रहा है। बोला नहीं, टेंशन नजर आ रहा है क्या? मैंने कहा सर टेंशन तो नहीं नजर आ रहा है, आप खुश नजर आ रहे हो। बोला वेरी गुड। मैंने कहा क्या हुआ? बोला मेडिटेशन का असर है। मैंने कहा सर समझ में नहीं आया मेरी, आप क्या कह रहे हो? बोला चेहरे में खुशी नजर आ रही है। मैंने कहा हाँ हाँ, बहुत रिलैक्स लग रहे हो, इजी लग रहे हो। सुबह सुबह का वक्त था, करीब 11:30-12 बजे के पहले के टाइम था। तो मैंने कहा सर आप ऐसे क्यों पूछ रहे हो? तो बोला गिरीश भाई आपके पीछे है ना टीवी लगा हुआ है। तो मैंने पीछे टीवी देखा, बोला हाँ सर टीवी तो है। बोला मेरी ना स्टॉक प्राइसेस नीचे जा रही है, स्टॉक नीचे जा रहा है, खुशी और शांति नीचे नहीं जानी चाहिए। ये है जीवन का व्यापार, ये है खुशियों का व्यापार। और अगर मेरे मन की स्थिति और खुशी स्टॉक प्राइसेस से नीचे जाए, तो बोला गिरीश भाई फिर तो हार्ट अटैक फ्री गिफ्ट में, कैंसर डबल फ्री गिफ्ट में मनुष्य ले सकता है। दोस्तों तो स्वामी जी की बात बताता हूँ दोस्तों। स्वामी जी के साथ जब हम भोजन कर रहे थे तो मैंने स्वामी जी से पूछा आपका कितना बड़ा आश्रम है? मैंने कहा 30 एकड़। मैंने कहा कितने लोग रहते हैं? 3 लोग रहते हैं। मैंने कहा हे भगवान, इतना बड़ा आश्रम और 3 लोग? और मेरा पहला प्रश्न, खाना कौन बनाता है? क्योंकि हम ब्रह्मा कुमारी में खाना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, खाने पर हम बहुत ध्यान रखते हैं, हम बाहर का नहीं खाते हैं, शुद्ध पवित्र सात्विक भोजन करते हैं। तो मैंने स्वामी जी को पूछा स्वामी जी खाना कौन बनाता है? पता स्वामी जी ने क्या कहा? स्वामी जी ने कहा हम खाना नहीं बनाते। मैंने कहा खाते तो है ना? बोला हम खाते हैं लेकिन बनाते नहीं है। मैंने कहा फिर खाना क्यों नहीं बनाते? तब स्वामी जी ने 2 बात बताई दोस्तों, और ये दोनों बातों से हमें स्पष्ट हो जाएगा कि जीवन का व्यापार, द बिजनेस ऑफ लाइफ क्या हो सकता है। स्वामी जी ने कहा गिरीश भाई 2 बातें हैं, एक है जीवन जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं लाइफ, और दूसरा है सर्वाइवल। सर्वाइवल को हिंदी में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, मतलब शरीर की मृत्यु ना हो, शरीर निर्वाह, शरीर चलता रहे, सांस धड़कती रहे, सब ठीक रहे, मृत्यु ना हो, उसको हम सर्वाइवल कहेंगे। ठीक है, आपको समझ में आ रही है? अब मैंने कहा इसमें क्या बड़ी बात है। स्वामी जी ने कहा सर्वाइवल के लिए, मृत्यु ना हो इसके लिए मनुष्य को सिर्फ, इस संसार के हर मनुष्य को सिर्फ 3 चीजें ही चाहिए, सिर्फ 3 चीजें। मेरे को लगता था मैं बहुत ज्ञानी तो आत्मा हूं। मैंने कहा स्वामी जी आप ही बताइए। स्वामी जी ने कहा पहला सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है, वो है खाना, रोटी। रोटी में खाना भी आ गया, पानी भी आ गया, और कोविड के बाद मैंने ऑक्सीजन को भी उसमें शामिल कर दिया, ठीक है ना। सेकेंड वेव में ऑक्सीजन के कारण भी कई लोग चले गए, ठीक है ना। पहला है रोटी। मैंने कहा ठीक है स्वामी जी।
दूसरा, स्वामी जी ने कहा कपड़ा, बिना कपड़ों के इंसान की मृत्यु हो जाएगी। इस विश्व में, संसार में सिर्फ एक ही प्राणी है जिसको अपने तन को और तन के अंदर के थर्मल हीट को बचा के रखने के लिए कपड़े पहनने पड़ते हैं, बाकी कोई जानवर को नहीं पहनना पड़ता दोस्तों। मुझे याद आता है 2019 में, नहीं 2019 या 18 में मैं दिल्ली में था, दिसंबर का महीना था, इतनी ठंड, जबरदस्त ठंड, घर कमरे के अंदर भी हमको ठंड लग रही थी, ऐसी ठंड, कहते हैं 100 साल में इतनी ठंड नहीं पड़ी थी दिल्ली में। समाचार, न्यूज़ में समाचार आया है कि कई लोगों की जान ठंड की वजह से चली गई, जो गरीब होंगे, जिनको कंबल नहीं होगा, सड़क पे रहते होंगे। लेकिन जहां मैं रुका हुआ था दिल्ली में, बाहर गाय बैठी थी सारी रात, उसकी मृत्यु नहीं हुई। मनुष्य है जिसको अपने अंदर के थर्मल हीट को बचा के रखना पड़ता है। दूसरा है कपड़ा, तीसरा स्वामी जी ने कहा, पहला है रोटी, दूसरा है कपड़ा, और तीसरा है, जोर से बोलिए, हाँ आप लोग सिनेमा बहुत देखते थे पुराने, ठीक है ना, हाँ सिनेमा का नाम ही है रोटी, कपड़ा और मकान। छत, वो तो जानवरों को भी चाहिए, पंछियों को भी क्या बोलते हैं, घोंसला चाहिए, इंसानों को भी चाहिए, छत चाहिए, नहीं तो सर्दी गर्मी में तकलीफ हो जाएगी। मैंने कहा स्वामी जी करेक्ट समझ गए। मैंने कहा स्वामी जी लेकिन इससे बात स्पष्ट नहीं होगी। स्वामी जी ने कहा हम जो स्वामी हैं, साधु संत हैं, जो आध्यात्मिक राह में चल रहे हैं, हमारे लिए रोटी, कपड़ा और मकान तीनों के लिए हम मेहनत नहीं करते, हम पुरुषार्थ नहीं करते, हम कोई भी एक्शंस नहीं करते। हमारे लिए रोटी, कपड़ा, मकान तीनों भीख के तुल्य है, हम भीख मांगते हैं। आध्यात्मिक राह में चले गए, हिमालय की पर्वत की ओर, भूख लग रही है, गांव में पहुंचे, किसी के दरवाजे को खटखटाया और कहा भगवान के नाम पर, प्रभु के नाम पर भिक्षु को कुछ दे दे। और जो हमने अपना पात्र सामने किया, सामने वाली माता जी ने रूखी सूखी जो डाली, ठीक है, उसको लेकर आगे बढ़ गए। हमारे लिए रोटी भीख के तुल्य, कपड़ा हमारे जो फॉलोअर्स होते हैं वो हमको डोनेशन देते, उससे हम खरीद के पहनते। और स्वामी जी ने कहा, विशेष बात, स्वामी जी ने कहा गिरीश भाई हम सिला हुआ कपड़ा नहीं पहनते। मैंने कहा कोई एलर्जी है क्या सिलाई से, कुछ स्किन का प्रॉब्लम है क्या, पहन लो ना, स्टिचिंग करवा लो पैंट शर्ट, क्या प्रॉब्लम है, मैंने तो कुर्ता पजामा। मैंने कहा ये भी पैसा बचा रहे हो क्या कि भाई टेलर को पैसा ना देना पड़े। स्वामी जी ने कहा नहीं गिरीश भाई, उसके पीछे एक विशेष कारण है, आध्यात्मिक कारण है। मैंने कहा बताइए, बहुत ध्यान से सुनिए। ये सुनते ही साथ मुझे लगा गिरीश भाई को कुछ नहीं आता, ये स्वामी जी मुझसे ज्यादा ज्ञानी तो आत्मा है। और स्वामी जी ने कहा मृत देह को सिला हुआ कपड़ा नहीं चढ़ाते। सारा टेंशन और खुशियों का हालत गंभीर इसीलिए क्योंकि उनकी साड़ी अच्छी लग रही है मेरी साड़ी से। अब साड़ी के कारण टेंशन, ये भगवान, जीवन के कारण टेंशन नहीं। अब देखो हम कहां से कहां पर आ गए। मुझे गुस्सा इसीलिए आ रहा है क्योंकि मम्मी मुझे पिज्जा नहीं खरीद के दे रही है, और वो स्वामी जी के लिए वही पिज्जा भीख के तुल्य था। स्वामी जी ने कहा मृतदेह को उड़ाते हैं, चढ़ाते हैं, पहनते नहीं है, क्या फर्क पड़ जाएगा, तब तो ढक नहीं है ना, उड़ा लो, क्या फर्क पड़ जाएगा। 5000 मीटर, 5000 रुपीस मीटर का रीन एंड टेलर पहनना जरूरी नहीं है, ढकना ही है ना। और ये ढकने से हट करके जब हम बाकी सब चीजों में आ जाते हैं, कॉम्प्लेक्सिटीज आ जाती है, फ्री में हमको बीमारियां मिलेंगी दोस्तों। मैंने कहा स्वामी जी और बताइए। स्वामी जी ने कहा छत, हमारे लिए पुराने जमाने में छत गुफाएं होती थी, जंगल में झोपड़ियां हम बनाते थे, और आज तो बहुत ऑर्गेनाइज्ड हो चुके हैं, अच्छे अच्छे बड़े बड़े सेवा केंद्र, आश्रम, वो भी भक्त डोनेट करते हैं और बड़ा बड़ा मंदिर, महल और हॉल बनाते हैं। मैंने कहा स्वामी जी ठीक है। स्वामी जी ने कहा सर्वाइवल के लिए मनुष्य को 3 चीजें चाहिए, रोटी, कपड़ा, मकान, और वो तीनों स्वामी जी के लिए भीख के तुल्य, कोई जतन नहीं, कोई मेहनत नहीं, नो एफर्ट। मैंने कहा समझ गया स्वामी जी, और बताइए। अब उन्होंने कहा गिरीश भाई
पता है आज मनुष्य कहाँ पे उलझा हुआ है? मैंने कहा बताइए, और देखना किसी गलत व्यापार कर रहा है। स्वामी जी ने कहा सारा संसार में सफलता सक्सेस का डेफिनेशन पता है क्या है? सफलता का डेफिनेशन है, अगर मेरा बच्चा खुद अपनी मेहनत करके अपने पैरों में खड़ा होकर कम उम्र में बिजनेस करे, पढ़ाई करे, नौकरी करे, जो भी करके माता पिता बड़े गर्व महसूस करते और सारी दुनिया में ढिंडोरा पीटते हैं। पता है क्या पीटते हैं? मेरा बेटा ना 25 साल का है, न्यूयॉर्क में उसने अपनी मेहनत का कमाई का फ्लैट खरीदा, 2 बेडरूम हॉल किचन। एक घर में 2 भाइयों का आपस में जमता नहीं है तो पता है एक भाई दूसरे भाई को क्या कहता है? तेरा नहीं खाता हूं, अपनी मेहनत का खाता हूं, ज्यादा मत बोल। अपनी मेहनत का खाता हूं, अपनी मेहनत का पहनता हूं, अपनी मेहनत का घर बनाया हूं। इसी को सफलता कहते हैं ना दोस्तों, हाँ या ना? आप लोग बोल रहे हाँ बोले कि ना बोले, दोनों में फंसेंगे। हाँ बोलो तो मरो, ना बोलो तो मरो, इसीलिए सबसे अच्छा शांत रहो, ठीक है? वैसे हमारी बहनें ना बहुत अच्छा शायरी करती है। एक शायरी मैं भी बता दूं दोस्तों, जब तक जीना है प्रेम से रहो, क्योंकि मरने के बाद फ्रेम में रहोगे। सारा चक्कर प्रेम का और फ्रेम का ही है, ठीक है? इसीलिए बहुत प्यार से दोस्तों, सफलता का डेफिनेशन ये हो गया, अपनी मेहनत का कमा के खाना, पहनना और रहना और चीजें। मैंने कहा स्वामी जी तो प्रॉब्लम क्या है? स्वामी जी ने कहा जीवन क्या है? व्हाट इज लाइफ? व्हाट इज लाइफ? लाइफ का मतलब है लाइफ में सुख को, शांति को, प्रेम को, आनंद को, हिम्मत को, कॉन्फिडेंस को हर पल महसूस करना। और स्वामी जी ने कहा पता है गिरीश भाई उसके लिए हम क्या करते हैं? मैंने कहा क्या करते हैं? स्वामी जी ने कहा उसके लिए हम पुरुषार्थ करते हैं, एकांत में बैठते हैं, तपस्या करते हैं। मन कहाँ जा रहा है, मूड कहाँ जा रहा है, उसको पकड़ कर निकल आते हैं, वो मेहनत। और रोटी कपड़ा मकान हमारे लिए भीख के तुल्य है। स्वामी जी ने कहा मुझे ना ब्रह्मा कुमारी बहुत अच्छी लगती है। मैंने कहा क्यों? बोला आप लोग सारी दुनिया को बता रहे हो, और क्या बता रहे हैं? आज सारी दुनिया अपनी मेहनत का कमाई का खाता है, पहनता है, घर बनाता है, लेकिन सुख, शांति, आनंद, प्रेम का कटोरा लेके घूम रहा है। मैंने इनके लिए इतना किया, लेकिन ये मुझे प्यार नहीं करता। अमरावती के लिए नहीं कह रहा हूँ, मुंबई के भाई बहनों का कह रहा हूँ। वहां के लोग कटोरा लेके प्यार दो, सम्मान दो, शांति दो, सुख दो। तुम लोगों के लिए कितना कर रहा हूँ, फिर भी तू ऐसे ही करता है। नहीं, तुम लोगों के लिए मैंने कितना किया, फिर भी तुम ऐसा ही कर रहे हो। खुशी से तो बोल ही नहीं पाते। प्लीज बताइए दोस्तों, चीजों का लेन देन, पैसों का लेन देन बहुत हम और आप एक्सपर्ट हैं। खुशियों की लेन देन, स्नेह की लेन देन, पता है स्नेह की लेन देन सोच समझ के करते हैं। अगर इनको इतना करूं, रिटर्न में मिलेगा कि नहीं मिलेगा, रहने दे यार, छोड़, इसको करके फायदा नहीं। इनको प्यार करके फायदा नहीं, इनके साथ बिजनेस करके, इमोशंस का बिजनेस करके फायदा नहीं। दोस्तों, जीवन माना अनुभूति, और ये सर्वाइवल के चक्कर में हम टेंशन, परेशान, दुखी, इनसिक्योर, अनिश्चितता। दोस्तों जीवन ही अनिश्चित है, कल जीवित रहूंगा नहीं रहूंगा ना आपको पता है ना मुझे पता है, दैट इज द रियलिटी। तो बिजनेस को लेकर इतना क्यों दुखी हो रहा है? बिजनेस एनवायरनमेंट को लेकर क्यों इतना परेशान हो? गवर्नमेंट पॉलिसीज को लेकर क्यों इतना दुखी हो रहे हैं? जीवन का ही भरोसा नहीं है। You know the beauty of life is uncertain. आपको पता है कल आप आपका छोड़ो, आपको गारंटी है गिरीश भाई कल जीवित रहेगा नहीं रहेगा? बोलिए,
कितने कॉन्फिडेंटली बोल रहे मेरे बारे में ज्यादा जानकारी रखते हैं अमरावती के बिजनेस में, ये अच्छा है। अब जब पता ही नहीं है कल क्या होने वाला है, तो मेरे पास ऑप्शंस है ना दोस्तों। मर मर के जीऊं, दुखी होकर जीऊं, परेशान होकर जीऊं, और किसके लिए परेशान हो रहा हूं यही नहीं पता क्या होने वाला, और किसी को भी नहीं पता इस संसार में। नाउ देन डू आई हैव एन ऑप्शन कि मैं खुशी से, प्यार से, आनंद से जीऊं? हो सकता है? हाँ या ना? हो सकता है ना? तो खुशियों का व्यापार तो कर सकते हैं ना। कि खुशियों का व्यापार करने के लिए ना खुशी को समझना पड़ेगा दोस्तों। खुशी को समझे। बिजनेस भी करना है ना, तो बाप बोलेगा पहले रिसर्च कर, थोड़ा अध्ययन कर, बिजनेस कैसा है, क्या है, थोड़ा मार्केट सर्वे कर, देख, क्लाइंट को मिल, 2-4 साथियों को मिला देता हूँ, उनसे पूछ बात सब समझ, फिर इन्वेस्ट कर। हाँ या ना? बिल्कुल। चलिए खुशी को भी थोड़ा समझे। चलिए आपको मैं एक उदाहरण देता हूँ। उदाहरण से पहले प्रश्न पूछता हूँ, ये खुशी हमेशा होनी चाहिए या कभी कभी? हाँ जी। हैप्पीनेस इज एन ऑलवेज कंसेप्ट या समटाइम्स कंसेप्ट? आप लोग तो ऐसे बोल रहे हो जैसे ऑलवेज हैप्पी रहते हो। अच्छा, ऑलवेज हैप्पी रहते हो कि कभी कभी? अच्छा, ऑलवेज हैप्पी रहा जा सकता है या कभी कभी? ऑलवेज। पता है वो भाई की शादी नहीं हुई लगता है, इसीलिए बोल रहे हैं मजाक। कुछ लोग बोल रहे शादी करो फिर पता चलेगा, ऑलवेज ऑलवेज नहीं होता है, वो कभी कभी रहता है। ठीक है। अच्छा, जनरली जब मैं लोगों को कहता हूँ ना, तो लोग कहते हैं नहीं गिरीश भाई ये ऑलवेज नहीं हो सकता है। मैं कहा क्यों? क्योंकि सासू माँ है घर पे, बच्चे हैं, बिजनेस है, गवर्नमेंट पॉलिसीज है, लॉकडाउन है, कोरोना वायरस है, कंपटीशन है, अब इन सब के चलते हुए ये सब मेरे कंट्रोल में तो है नहीं। वो उसके ऊपर नीचे होते हैं, हमारी भी खुशी के ऊपर नीचे हो जाए। और कई लोग तो बहुत अच्छा डायलॉग देते हैं। मैंने कहा सदा खुश रहा जा सकता है? बोला नहीं। मैंने कहा क्यों? बोला ऐसे थोड़ी ना होता है, जब तक गिरीश भाई दुख नहीं होगा ना तो खुशी का मजा नहीं आएगा। हाँ या ना? कुछ तो बोलिए। कुछ लोग बोल रहे क्या बोले समझ में नहीं आ रहा, आप उधर भी बात कर रहे हो, इधर भी बात कर रहे हो, हमेशा करो कि। कई लोग बहुत अच्छा लॉजिक देते हैं, जब तक दुख जीवन में नहीं है, टेंशन जीवन में नहीं है, तब तक शांति का महत्व, खुशी का महत्व, खुशी का इंपॉर्टेंस पता नहीं चलेगा। ठीक लगता है आपको ये लॉजिक? हाँ या ना? सही है ना? तो आपका बच्चा 10वीं कक्षा में पढ़ता है, वो आपके पास आकर कहता है बाबूजी 9th स्टैंडर्ड तक मैं हमेशा फर्स्ट रैंक आया था, फर्स्ट ट्राई का मजा नहीं आ रहा, इसीलिए 10वीं में पर फेल होकर देखता हूँ, क्योंकि जब तक फेल नहीं होगा तब तक सफलता का इंपॉर्टेंस पता नहीं चलेगा। ऐसा लॉजिक देंगे? हेलो, लॉजिक देंगे? नहीं ना। वहां पर समझ में आता है चीजें बच्चे के बारे में, लेकिन जब जीवन के बारे में और खुशियों के बारे में बात कर रहा हूं तो नहीं, जब तक दुख नहीं होगा, जब तक परेशानी नहीं होगी, तब तक सुख का मजा नहीं आएगा। क्या अच्छा लॉजिक है। और कई लोग तो फिर फिल्मी डायलॉग भी बोलते हैं, कभी खुशी कभी गम, कभी कभी हमेशा नहीं, जीवन ही ऐसा है। हमने कहा क्यों? उसका भी लॉजिक दे देता हूँ। मैं ना मुंबई में पुलिस स्टेशन गया, थाना में, और इंस्पेक्टर साहब को कहा, मैंने कहा इंस्पेक्टर साहब क्या हो रहा है, आपके राज में दिन दहाड़े मेरे घर के नीचे से चोर ने मोबाइल फोन को उठा के, सॉरी बाइक को चुरा के लेके चले गए। तो इंस्पेक्टर साहब ने कहा आइए बैठे गिरीश जी, मैं आपको जानता हूँ, आप ओम शांति वाले हैं, मैंने कार्यक्रम अटेंड किया। मैंने कहा ओम शांति करने के लिए नहीं, मेरे को मेरा बाइक चाहिए। उन्होंने कहा बैठे शांत रहिए, इनको एक गिलास पानी पिलाइए। मैंने कहा पानी पीने नहीं आया हूँ यहाँ पर, पानी घर में बहुत है, आप कंप्लेन लिखो, मेरे को मेरा बाइक चाहिए।
तो इंस्पेक्टर साहब ने कहा, हमेशा तो चोरी नहीं हुई ना, कभी कभी हुई है ना, काहे को इतना भड़क रहे? कभी कभी दुख चलता है, कभी कभी टेंशन चलता है, कभी कभी परेशानी चलती है, कभी कभी गाली चलता है, कभी कभी रोना धोना चलता है दोस्तों, कभी कभी हार्ट अटैक चलता है, कभी कभी तो हमेशा तो नहीं, कभी कभी ब्लड प्रेशर ऊपर 7वें आसमान में, हमेशा तो नहीं है ना, काहे को इतना परेशान हो गए? कभी कभी आपका डायबिटीज 400 450 की चरम सीमा पर पहुंच रहा है, क्यों डॉक्टर के पास जाकर इतने परेशान हो गए? और डॉक्टर बोलेगा हमेशा तो नहीं है ना डायबिटीज 400 450, नहीं डॉक्टर कभी कभी तो चलता है, क्योंकि जीवन में कभी कभी दुख, कभी कभी गुस्सा, कभी कभी ये सब अगर चलता है तो फिर ये भी सब चलता है, हाँ या ना? अभी थोड़ा ठीक लग रहा है, ठीक है। हैप्पीनेस इज एन ऑलवेज कंसेप्ट, बट ये ऑलवेज को समझना बहुत जरूरी है दोस्तों। उदाहरण दूं, गिरीश भाई इतना देर से बात कर रहा है, मुझे ना प्यास लग रही है, ठीक है, और जब मुझे प्यास लग रही है तो मैंने बहन को कहा, दीदी मुझे प्यास लग रही है, मैं इतना देर से बात कर रहा हूँ, सुबह भी एक कार्यक्रम था, मैं थोड़ा परेशान हूँ, गला सूख गया है, पसीना आ रहा है। आप लोगों को पसीना नहीं आ रहा, आप थके हुए नहीं हैं, आप टायर्ड नहीं हैं, आपको प्यास नहीं लग रही है, ठीक है, मुझे लग रही है। मैंने दीदी को कहा, दीदी मुझे एक गिलास पानी चाहिए, दीदी ने कहा बिल्कुल, और दीदी जानती है गिरीश भाई इतना देर से भाषण कर रहा है, तो दीदी क्या करती है, उसको थोड़ा फ्लेवर्ड ड्रिंक बना देती है, उसमें आधा नींबू भी निचोड़ती है, थोड़ा नमक और शक्कर, थोड़ा टेस्टी फ्लेवर्ड ड्रिंक, नींबू पानी, लेमन वाटर। दीदी की विशेषता ब्रह्मा कुमारी में मैंने देखा है, वो मुझे भी नींबू पानी पिलाते हैं और आप सबके लिए भी नींबू पानी, ठीक है, देने की भावना है। आप भी नींबू पानी पीते हैं, गिरीश भाई भी नींबू पानी पीता है, ठीक है। आपको प्यास नहीं है, आप थके हुए नहीं हैं, आप टायर्ड नहीं है, गिरीश भाई को थकान है, प्यास लग रही है, आप भी नींबू पानी पीते हैं, गिरीश भाई भी नींबू पानी पीता है। बहुत सोच समझ के जवाब दीजिएगा, प्लीज बताइएगा, गिरीश भाई वर्सेस आप, दोनों में किसको ज्यादा नींबू पानी पीने का सुख अनुभव होगा? गिरीश भाई को या आपको? गिरीश भाई को। बहुत अच्छा, क्यों? हाँ बिल्कुल सही, क्योंकि आपको जरूरत थी, क्योंकि आपको प्यास लग रही थी, हाँ या ना? तो गिरीश भाई ने पहला गिलास नींबू पानी पिया, करंट दौड़ गया, क्योंकि शरीर को पानी की आवश्यकता थी, आपको पानी की आवश्यकता नहीं थी, आपको प्यास नहीं था, आपने नींबू पानी पिया, उतना ज्यादा सुख नहीं मिला, ठीक है ना? तो कंक्लूड करूं, प्रमाणित करूं, सुख को अनुभव करने के लिए दुखी होना जरूरी है, ज्यादा सुख को प्राप्त करने के लिए ज्यादा प्यासा होना जरूरी है। आप कम प्यासे, नींबू पानी पीने का कम सुख, गिरीश भाई ज्यादा प्यासा, नींबू पानी पीने का ज्यादा सुख। और ये जो प्यास वाली जो स्थिति होती है ना, ये कंफर्टेबल पोजीशन नहीं होती है दोस्तों। प्यास बड़ा, इट्स अ वेरी अनकंफर्टेबल सिचुएशन। यस और नो? प्यासे को पानी पिलाना बड़ा पुण्य का काम है। क्यों? क्योंकि बिना लड्डू के कोई व्यक्ति मरेगा नहीं, लेकिन बिना पानी के व्यक्ति मर सकता है, मृत्यु हो सकती है। यस? तो अगर कोई प्यासा है तो उसको बड़ी तड़प होगी, बहुत तकलीफ होगी उसको। तो मैं तकलीफ में था, मैं अनकंफर्टेबल था, मैं प्यासा था, पानी पिया, ज्यादा सुख। आप कम प्यासे थे, कम अनकंफर्टेबल थे, कम दुखी थे, इसीलिए नींबू पानी पीने का कम सुख। इसका मतलब है सुख के लिए दुखी होना जरूरी है, हाँ या ना? मुझे नहीं पता, मैं तो कंफ्यूज करा रहा हूं। मेरा एक छोटा सा निवेदन है, हमारी जो नई पीढ़ी है ना, उसको प्लीज ये ज्ञान दीजिए। और अगर आपने ये कहा बिजनेस तेरा अच्छा होगा, प्रॉफिट तेरा अच्छा होगा, टर्नओवर तेरा अच्छा होगा, बॉटम लाइंस अच्छा होगा, तब तू सफल, मेरा छोटा सा निवेदन, आपको पांव पड़ के कहने के लिए भी मैं तैयार हूं, प्लीज ये गलत फॉर्मूला मत डालिए हमारी नेक्स्ट जनरेशन। आप है ना बहुत अच्छी तरीके से ना ओपन कर रहे हो उसके जीवन में तनाव को,
क्योंकि प्रॉफिट कब होगा, कैसे होगा, चलो वो मेहनत जरूर करे, लेकिन बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स है, उस पर भी निर्भर करता है। कल कोविड का चौथा वेव आ जाएगा, ये कितना भी मेहनत कर ले, अगर दुकान बंद है तो प्रॉफिट नहीं होगा। और क्योंकि आपने उसके मन में डाल दिया प्रॉफिट से ही सफलता है, प्रॉफिट से ही खुशी है, तो फिर गए काम से। प्लीज गलत प्रोग्रामिंग मत करिए हमारे नेक्स्ट जनरेशन। और कॉम्प्लिकेट करूं, मेरा प्रश्न आपसे ये है, खुशी का आधार बताइए क्या है। पहला, खुशी का आधार दुख, तकलीफ, क्योंकि वो दुख जैसे ही थोड़ा भी कम होगा हमको बड़ी खुशी होगी। सो दुख का आधार क्या, सॉरी सुख का आधार क्या दुख है? पहले समझ तो ले, फिर तो व्यापार करेगा। जैसे ही गिरीश भाई ने पहला ग्लास नींबू पानी पिया, ओहो बड़ा अच्छा लगा, सुकून की प्राप्ति हुई, खुशी आ गई। दीदी ने देख लिया, और हमारी बहनें तो होती हैं, माताएं होती हैं, सामने वाले को खिला के पिला के जो उनको सुख मिलता है, आया ना, खाने वाले को खाने का सुख, लेकिन खिलाने वाले को उसका डबल सुख। हमारी माताएं, मम्मी लोग ऐसी होती, बच्चे को खिलाने से माँ का पेट भर जाता है। पता है हमारी बहन ने क्या किया? इससे पहले कि मैं पहला ग्लास नींबू पानी फिनिश किया, बहन ने दूसरा ग्लास नींबू पानी, गिरीश भाई प्लीज लीजिए, आप इतना देर से भाषण कर, आपको पसीने आ रहा है, प्लीज लीजिए। मैंने कहा दीदी बस। बोला ना 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 प्लीज ले लीजिए, कोई हर्जा नहीं। मैंने कहा ठीक है, अब ऑफर कर रहे हो तो पी लेता हूँ। गिरीश भाई ने दूसरा ग्लास नींबू पानी पिया। प्रश्न बहुत सोच समझ के जवाब दीजिए। गिरीश भाई को पहले ग्लास नींबू पानी पीने का सुख वर्सेस दूसरे ग्लास नींबू पानी पीने का सुख, प्लीज बताइए, दूसरे में कम होगा सुख या बढ़ेगा? और आप ही ने कहा था सुख तो सदा होता है, अब यहाँ तो गड़बड़ हो रहा है। दूसरे ग्लास नींबू पानी पीने का सुख कम। इससे पहले कि मैं दूसरा कंप्लीट करता, बहन ने तीसरा ग्लास नींबू पानी। पांचवा ग्लास नींबू पानी, अब उल्टी, अब तकलीफ, अब सिर दर्द। प्रश्न पूछो, सुख का आधार क्या? प्यास तो नींबू पानी, तो नींबू पानी पहले ग्लास का, दूसरे ग्लास का, तीसरे ग्लास का, चौथे ग्लास का, पांचवे ग्लास का वैसे ही रहना चाहिए ना। ये तो उल्टा नीचे आ रहा है। पता है थियरी ऑफ इकोनॉमी बताऊं? इकोनॉमिक्स का थियरी है, थियरी ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी थ्योरी। जैसे जैसे वस्तु की उपयोगिता कम होती जाएगी, वैसे वैसे उसका नीड या उसकी यूटिलिटी भी कम होती जाएगी। उदाहरण दूं, बुरा मत मानिए, दूं या रहने दूं? दे दो, बुरा तो नहीं मानेंगे, हंसना भी नहीं बिल्कुल भी। बोलूं, शादी का पहला साल और आज 15 साल के बाद बच्चे को जन्म दिया माँ ने, ओ माँ 7वें आसमान में, शी इज ऑन हेवन। उसको लगता है इस दुनिया में मुझसे ज्यादा भाग्यशाली, मुझसे ज्यादा अच्छी और कोई नहीं। बच्चे को माँ अपने गले से लगाती है, वो देखने लायक बनता है सीन। 15 साल के बाद माँ कहती है, गिरीश भाई इस नालायक को समझा, सुनता नहीं, मानता नहीं, पढ़ता नहीं, करता नहीं, जिम्मेवारी नहीं। अब माँ का चेहरा क्या था 15 साल पहले? दोस्तों, खुशियों का व्यापार के पहले ये खुशी है क्या चीज? इसका आधार क्या है? बिजनेस का आधार मेहनत, बिजनेस का आधार इंटेलिजेंस, बिजनेस का आधार राइट डील, बिजनेस का आधार राइट स्ट्रैटेजी, बिजनेस का आधार कस्टमर की नीड्स, बिजनेस का आधार आप कैसे वो प्रेजेंट कर रहे हो, बिजनेस का आधार प्रॉफिट का आधार आपकी मार्केटिंग स्किल्स, बिजनेस का आधार आपका ट्रस्ट। बहुत सारे फैक्टर्स हैं, यस, वो सब हम करते भी हैं। प्लीज बताइए, खुशियों का आधार और सदा खुश, सदा प्रॉफिट, सदा सफलता, सदा सफलता या कभी कभी सफलता? हाँ, वहां सदा सफलता, सदा सेफ्टी या कभी कभी चोरी? हाँ, ये करेक्ट। आपका फैक्ट्री में, मुझे याद आता, मैं तो काफी फैक्ट्रीज में हमने प्रोग्राम किया, सेफ्टी इज एन ऑलवेज कंसेप्ट। हमेशा हम भी जब जाते हैं ना फैक्ट्री के अंदर, हेलमेट भी, रिफ्लेक्टर्स भी, बूट्स भी, उसके बिना हमको एंट्री नहीं देते।
बोला नहीं गिरीश भाई, सेफ्टी इज एन ऑलवेज कंसेप्ट, जीवन की सेफ्टी का आधार खुशी, खुशी का आधार क्या? और मुझे बताते हुए बहुत खुशी होती। खुशी का आधार पैसे नहीं है, खुशी का आधार संबंध नहीं है, खुशी का आधार प्रॉपर्टी नहीं है। प्लीज वो सब कमाइए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो उस स्वामी जी के लिए भीख के तुल्य था, इसके लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं और इसके चक्कर में जीवन को सैक्रिफाइस कर रहे हैं, जीवन को दाव पे लगा रहे हैं। और जीवन क्या है? जीवन एक अनुभूति है। क्या मैं महसूस कर रहा हूँ अभी, क्या मैं महसूस कर रहा हूँ? बिजनेस एनवायरनमेंट ठीक नहीं है तो भी मैं क्या अनुभव कर रहा हूँ? चलिए एक एक्सरसाइज करते हैं, करें एक्सरसाइज, फिर खुशियों को थोड़ा समझने का और प्रयास करेंगे। चलिए समय कम है इसीलिए मैं थोड़ा खुशियों के बारे में बताता हूँ। खुशियों का आधार है सत्य ज्ञान, ट्रू नॉलेज। किसका नॉलेज? मेरा अपना सत्य परिचय, ये पूरे सृष्टि चक्र का सत्य परिचय, इसको चलाने वाले का सत्य परिचय, कहां से आए हैं, कहां को जाना है, लक्ष्य क्या है, उसका सत्य परिचय। और जब ये सत्य परिचय के आधार से फिर मैं जीवन यापन सर्वाइवल के लिए बिजनेस करूं, नौकरी करूं, वो करते हुए भी जितना भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन होगा वो होते हुए भी मैं अपने मन की स्थिति को इजी रख सकता हूँ, खुशहाल रख सकता हूँ, पीसफुल रख सकता हूँ। ठीक है, 3 ऑप्शन आपको है दोस्तों, तीनों को भी टिक कर सकते हैं, किसी 2 को भी कर सकते हैं, किसी 1 को भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, 3 ऑप्शन है। पहला, खुशी के लिए जीना चाहिए। दूसरा, पैसों के लिए जीना चाहिए। तीसरा, नाम मान शान, लोग मुझे पहचाने जाने, उसके लिए जीना चाहिए। वापस एक और बार बोलता हूँ, ऑप्शन नंबर 1 खुशी के लिए, ऑप्शन नंबर 2 धन संपत्ति पैसे, ऑप्शन नंबर 3 नाम मान शान। किसके लिए जीना चाहिए? ऑप्शन बताइए। अच्छा, ऑप्शन 1, जिनको लगता है ऑप्शन 1 है हाथ ऊपर उठाइए। क्या बात है, बहुत अच्छा, हाथ नीचे कर लीजिए। एक छोटा सा निवेदन है, राजेश भाई कहाँ, ठीक है ना, बता देना आपको। नहीं बस यहाँ ना जाने के पहले ना एक पेपर रखना, वाइट पेपर, पेन भी देना। कृपया आपसे एक निवेदन है, आप अपना मोबाइल नंबर और घर का या बिजनेस का पता, एड्रेस, ठीक है ना, घर का देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, आप प्लीज घर का एड्रेस भी लिख करके जाना। क्यों? क्योंकि मैं हूँ यहाँ 3-4 दिन के लिए, मेरी मन में ऐसी भाव, क्योंकि आप लोग इतने अच्छे हैं ना, खुशी के लिए जीना चाहिए आप लोग ने कहा, तो मैं आपके घर आना चाहता हूँ। आ जाऊँ? हाँ, ताली बजा रहे, भाई लोग ताली बजा रहे हैं क्योंकि मेरे चक्कर में इनको भी कुछ अच्छा खाना पीना मिल जाएगा, क्योंकि मैं मेहमान, ये तो ऐसे मुझे निमंत्रण दे रहे हैं कि आइए गिरीश भाई हम करेंगे आपके लिए, आप थोड़ी ना कुछ करने वाले, आपकी पत्नी हमारे लिए बनाए। तो मेरा आदर सत्कार, खाना वाना खिलाएंगे पिलाएंगे या नहीं? सन्नाटा छा गया, हाँ या ना? अब देखो, आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं फोन करके आऊंगा, तैयारी के लिए बहुत वक्त दूंगा, और वैसे भी मुझे खाने पीने का इतना इंटरेस्ट नहीं है, देख के भी लग रहा होगा, ठीक है ना, मैं खाते पीते घर का ही नहीं हूँ, लेकिन फिर भी आपको तैयारी करनी है, बहनों को अलग तैयारी करनी है, भाइयों को अलग तैयारी करनी है, टेंशन नहीं लीजिए, मैं फोन करके आऊंगा, आपको समय दूंगा, ठीक है। तैयारी क्या करनी है वो मैं बता देता हूँ। आपके घर में, बहनों को पहले बोलता, आपके घर में जितना भी हीरे मोती सोना चांदी है वो सब निकाल के रखना, जितना कैश है आपके घर में वो भी बाहर निकाल के रखना। भाई लोग, जितनी भी आपकी चल अचल संपत्ति है उसका पावर ऑफ अटॉर्नी मैं अपना नाम SMS कर दूंगा, वो सब मेरे नाम का करके रखना। जितना भी आपके पास चेकबुक है सब साइन करके रखना। वो भाई हंस रहा, बोला अच्छा हुआ पहले बता दिया, जाने के पहले मैं एड्रेस दूंगा ही नहीं, बाद में बताते थे। दोस्तों, मैं आपकी पूरी धन संपत्ति हीरा मोती लेकर जाऊंगा, क्योंकि मैंने आपको पूछा था खुशी के लिए जीना चाहिए, पैसों के लिए जीना चाहिए।
आपने हाथ ही नहीं ऊपर उठाया, आपको पैसे चाहिए ही नहीं। आपने कहा हम खुशी के लिए जीना चाहते, मैं भर भर के आपको खुशियां दे के जाऊंगा, पूरा पैसा लेकर जाऊंगा। एक बार एक भाई साहब ने कहा बिल्कुल गिरीश भाई आ जाओ मेरे घर पे। मैंने कहा एड्रेस लिख कर दो। बोला लिख दिया ऑलरेडी। मैंने कहा एड्रेस भी लिख दिया, आपको कोई टेंशन नहीं, आपका घर संपत्ति का पैसे का? बोला कोई टेंशन नहीं है, बाजू वाले का एड्रेस लिख के दिया। मैंने कहा ये श्रूड बिजनेसमैन है, मतलब इसका नुकसान हो उसकी खुशी अलग होती है, ठीक है। ये तो अच्छा। दोस्तों आप लोग इतने प्यार से संडे का एक दिन आपको छुट्टी मिलता है, वो भी गिरीश भाई को सुनने के लिए, इसीलिए मैं एक मौका और दे देता हूँ आपको, पहला वाला रद्द, ठीक है ना। अब वापस पूछता हूँ, तीनों को भी टिक कर सकते हैं, दो को भी कर सकते, किसी एक को भी कर सकते, कुछ भी गलत नहीं है। वापस पूछता हूँ, क्या होता है ना जब बच्चे छोटे खेलते हैं ना, आपने देखा होगा बच्चों को खेलते हुए, और बच्चा खेल खेल में पहला वाला गेम हार जाता है ना, तो क्या बोलते हैं ये वाला नहीं, ये तो प्रैक्टिस वाला चल रहा था, अभी वाला नहीं, अगली बार से मानेंगे। राइट क्या है, ठीक है। तो वैसे हमारा भी प्रैक्टिस चल रहा था, हो गई एक बार गलती, अपने धन संपत्ति को ध्यान में रखते हुए जवाब दीजिएगा, ठीक है। पहला ऑप्शन खुशी के लिए जीना चाहिए, दूसरा ऑप्शन पैसों के लिए जीना चाहिए, तीसरा ऑप्शन नाम मान शान के लिए जीना चाहिए। किसके लिए जीना चाहिए? तीनों के लिए जीना चाहिए। जो समझते तीनों के लिए जीना चाहिए हाथ ऊपर उठाइए। ये समझदार है, बोलो भाई तू ब्रह्मा कुमारी से है, हमारे घर में माता, अब वो कुछ नहीं करने वाला है। बहुत अच्छे, आप लोग बहुत ऑनेस्ट है, ठीक है। फिर भी कुछ लोगों ने कहा था एक नंबर, ठीक है ना। दोस्तों अभी भी आपका उत्तर इनअप्रोप्रिएट है, ठीक नहीं है। पता है क्यों नहीं है आपका उत्तर करेक्ट? इसलिए नहीं कि आपने गलत उत्तर दिया, गलत उत्तर का कारण है प्रश्न ही गलत था। हाँ तब तो अच्छा लग रहा है। क्योंकि जब प्रश्न गलत होता है ना तो बच्चे को एनर्जी आ जाती है, मैडम पूरे मार्क्स मिलने चाहिए क्योंकि प्रश्न ही गलत था। और मैडम भी बहुत स्मार्ट होती है, मैडम कहती है अगर उत्तर अटेम्प्ट किया होगा तो मार्क्स मिलेगा, ठीक है ना, नहीं तो नहीं मिलेगा। चलो लेकिन आप इतने अच्छे हैं ना, मैं आपको बता देता हूँ, सही प्रश्न पूछो, प्रश्न गलत था दोस्तों, इसीलिए उत्तर गलत है। एक कप चाय का तो ऑफर दे देते थे, वही बोला एक कप चाय। भाई साहब वो डॉक्टर को मैंने एक कप चाय बोला था, कम से कम पकोड़ा तो होना चाहिए चाय के साथ कुछ तो। मिठाई के होलसेल डीलर है अमरावती। अच्छा पूरे अमरावती नहीं, पूरे महाराष्ट्र में। अभी तक मुझे नहीं पता। अच्छा वो भाई साहब आपने बता दिया, 2 दिन से मैं मिल रहा हूँ भाई साहब को, बताया नहीं मिठाई का उनका होलसेल का बिजनेस का कार्यक्रम किया, इसीलिए पीछे आपके को बुलाया है बिजनेस वाले। ऐसे कैसे हो सकता है? और मजे की बात बताऊं, उनका बिजनेस तो और अच्छा, पूरा वसूल करने के बाद बोलेंगे अब कुछ नहीं हो सकता। अरे तो पहले बताना था ना कुछ नहीं हो सकता था। आप सब भगवान के हाथों में, तो फिर आप दीदी के पास आए, दीदी अब आप कुछ कर सकते हो क्या, प्लीज बचा लो। चलिए 4 बातें आपको बता देता हूँ। वो डॉक्टर साहब ने मुझे कहा गिरीश भाई हार्ट अटैक होने की समस्या या संभावना उन लोगों को बढ़ जाएगा, पहले आप सब एक साथ बोलिए, हमने आपको माफ किया। बोलिए बहुत बहुत धन्यवाद, अब मैं गलती करने वाला हूँ, एडवांस में माफी मांग लिया था ताकि आपको बुरा ना लगे, ठीक है ना। तो वो डॉक्टर साहब ने मुझे कहा हार्ट अटैक होने की समस्या संभावना उन लोगों को बढ़ जाएगा जिनकी उम्र 40 वर्ष से ज्यादा है। यहाँ का सन्नाटा से आपकी उम्र का पता चल रहा है। तो गए काम से अभी तक, हाँ जी सब 40 के ऊपर वाले, वो तो मैं समझ ही गया था कितना सन्नाटा। अभी आए हम खुशियों का व्यापार, अब ये हार्ट अटैक का फ्री गिफ्ट हमको दे रहे हैं, ठीक है ना। दोस्तों मैं इतना खुश हुआ क्योंकि आज मेरी उम्र 48 वर्ष की है और 24 साल पहले मैं उम्र कम था। मैंने कहा वाह बेटा गिरीश खाओ पियो ऐश करो, 15-20 साल तक टेंशन नहीं लेना, हार्ट अटैक नहीं होगा, डॉक्टर साहब कह रहे। मैंने कहा डॉक्टर साहब दूसरी बात बताइए। उन्होंने कहा गिरीश हार्ट अटैक होने की समस्या उन लोगों को बढ़ जाएगा, फिर से बोलिए हमने आपको माफ किया। अब लोग बोल रहे बहुत हो गया, अब नहीं माफ कर दीजिएगा, एक बार माफ कर दिया हम इनोसेंट होके बोल दिए, इसका मतलब अब हर बार फायदा उठाओ। तो डॉक्टर साहब ने कहा हार्ट अटैक होने की समस्या उन लोगों को बढ़ जाएगा जिनका मध्य प्रदेश
बड़ा होता है। मध्य प्रदेश बड़ा होना मतलब वो मुझे भी पता है, पेट बड़ा होना। मैं सिर पे हाथ नहीं रखा, पेट पे हाथ रखा। पेट बड़ा होना मतलब मोटापा, चर्बी, फैट्स, कोलेस्ट्रॉल शरीर में भी और खून में भी अगर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज्यादा है तो हार्ट अटैक की समस्या। कुछ भाई बहने रामदेव महाराज की तरह सांस को अंदर करके पेट को दबाकर बाजू वाले का देखकर बोले ये तो गया। दोस्तों 2 मिनट का वक्त दीजिए, मैं सबको सम्मान कर दूंगा, ठीक है ना? इतना दबा के मत बैठिए अपने पेट को। मैं बहुत खुश हुआ, पता है मैं क्यों खुश हुआ? क्योंकि आप देख ही रहे मेरा हाल, मैं दुबला पतला। भारत में हमारी माताओं का नहीं प्रोग्रामिंग है, गलत प्रोग्रामिंग है। बच्चा जन्मते पता उनको कैसा बेबी चाहिए? गोलू मोलू चीकू चप्पी गोल मटोल चाहिए। मेरी तरह अगर दुबला पतला पैदा हुआ तो उसको सेरेलैक ठूस ठूस के खिला खिला कर उसको मोटा बनाएंगे ना, तभी माँ को शांति मिलती है। हाँ या ना माता है? हाँ भूख माता को लग रही है और खिला छोटू को दबा दबा के खा खा खा। चलो कोई बात नहीं, मैं बचपन से ही ऐसे दुबला पतला था। पहली बार जिंदगी में खुशी का समाचार मिला कि दुबला पतला होने का भी फायदा, हार्ट अटैक नहीं होगा, बच गया। तीसरी बार डॉक्टर साहब ने कहा गिरीश हार्ट अटैक होने की समस्या उन लोगों को बढ़ जाएगा जिनको पारिवारिक आनुवंशिक हेरिडिटरी खानदानी आरएनए डीएनए के चक्कर में अगर होंगे तो आपको भी हार्ट अटैक होगा। मैंने तुरंत अपने पापा को कॉल लगाया, मैंने कहा पिताजी आपके खानदान में, माताजी के खानदान में किसी की भी मृत्यु हार्ट अटैक से हुई है क्या? पापा ने ऐसे क्यों पूछ रहा? मैंने कहा वो सब छोड़ो, जल्दी बताओ। उन्होंने सोच के बोला नहीं हमारे, मुझे तो याद नहीं है कि हमारे घर में किसी की भी मृत्यु हार्ट अटैक से हुई। मैंने कहा थैंक यू डैड। फोन को नीचे रखा और मैं डॉक्टर साहब के सामने नाचने लगा। डॉक्टर साहब ने कहा तुम नाच क्यों रहे हो? मैंने कहा डॉक्टर साहब किस्मत अच्छी है, खानदान अच्छा है, नहीं तो खानदान के चक्कर में बिना कोई मिस्टेक का हमारा हार्ट अटैक हो जाता था। तो डॉक्टर साहब ने कहा अगर आपको खानदानी आनुवंशिक नहीं है तो प्रोबेबली यू विल नॉट गेट हार्ट अटैक। मैंने कहा डॉक्टर साहब चौथी बात बताइए। उन्होंने कहा गिरीश भाई हार्ट अटैक होने की समस्या उन लोगों को बढ़ जाएगा जिनको लाइफस्टाइल इंड्यूस्ड डिसऑर्डर, डायबिटीज और ब्लड प्रेशर। दोस्तों लाइफ में और सर्वाइवल में बहुत अंतर है। और हमारे लिए लाइफस्टाइल पता है क्या हो गया? बुरा मत मानिएगा, गाड़ी का स्टाइल, चश्मे का स्टाइल, हेयर स्टाइल जो मेरे पास नहीं है, घर का स्टाइल, ड्रेस का स्टाइल, जूते का स्टाइल, चप्पल का स्टाइल, लिपस्टिक का स्टाइल, गहनों का स्टाइल। दोस्तों इसमें लाइफ कहाँ है? ये तो सब मरी हुई चीज है, इसमें जीवन कहाँ है? इसमें जीवन है। और हम कहते हैं लाइफस्टाइल, देखिए उनका लाइफस्टाइल क्या, उठता पहनना, पहनावा, चश्मा। दोस्तों लाइफस्टाइल मतलब लाइफ माना सुख शांति आनंद, खुशी खुशी से अभी इस वक्त खुशी से दुकान में जाना और पता चले कि सामने वाले ने डील कैंसिल कर दिया। घर में आपकी पत्नी पूछेगी क्या हो गया? लाइफस्टाइल अच्छा है, बिजनेस की डील नहीं हुई लेकिन जीवन का डील आपका अच्छा होना चाहिए, खुशी का डील अच्छा होना चाहिए। बिजनेस में प्रॉब्लम है, घर में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, पत्नी के साथ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। वहां सिर्फ खुशी की लेन देन, सम्मान की लेन देन, प्यार की लेन देन, कॉन्फिडेंस की लेन देन। और जब पिता टेंशन में घर आता है, बच्चे का कॉन्फिडेंस लूज होता है। पापा कितने टेंशन में रहते, पापा कितने टेंशन में रहते। बच्चा किसको अपना आधार बनाए बताइए, किसको फॉलो करे, कौन है उसके लिए हीरो? और बताए उसके लिए हीरो फिर कौन हो जाता है? सलमान खान। पापा तो हीरो ही नहीं है, बिकॉज पापा घबरा रहे हैं। पापा बिजनेस के ऊपर चीजें लेकर पापा का बीपी और ब्लड प्रेशर और डायबिटीज ऊपर नीचे हो रहा है। Where is life? लाइफ का स्टाइल मतलब खुशी का स्टाइल, आनंद का स्टाइल, हिम्मत का स्टाइल। ठीक है,
मतलब नो डायबिटीज नो ब्लड प्रेशर, रिस्क फैक्टर्स बढ़ जाता है दोस्तों। मेरे को वो बीमारी नहीं है, मेरे को डायबिटीज भी नहीं है, ब्लड प्रेशर भी नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं 2 चीज़ों का ध्यान रखता हूँ, एक शरीर का खाना, शरीर का आराम और शरीर का व्यायाम। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है जो जीवन से संबंधित है, वो है आत्मा का आराम, मन का आराम, मन का व्यायाम और मन का भोजन, जो हमको नहीं पता दोस्तों। हमको सिर्फ शरीर का पता है, इसको अच्छा खिलाओ, इसको अच्छा आराम से, बिल्कुल बहुत अच्छा है, नो प्रॉब्लम, लेकिन इसका भी थोड़ा ध्यान रखो। हमारे मुंबई में भाई साहब हैं जो हमारे बिजनेस टीम को संभालते हैं, उनकी विशेषता बताता हूँ। उनको ना हार्ट अटैक का प्रॉब्लम आया, वो डॉक्टर साहब के पास गए। हमारा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के साथ हार्ट का प्रोग्राम चल रहा था, वो प्रोग्राम उन्होंने अटेंड किया। उन्होंने, डॉक्टर ने लिख कर दिया मेडिटेशन विथ मेडिसिन, खाएंगे तो थोड़ा आराम है। तो उन्होंने कहा क्यों? बोला नहीं, आपको तो ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो डॉक्टर साहब ने कहा बाईपास सर्जरी इज इक्वल टू टाइम पास सर्जरी। बाईपास कर दिया ना, यहाँ का आपकी धमनी ब्लॉक है, आपने बाईपास करवा दिया, इसका लाइफ 10 साल, वो डिपेंड करता है आप कितने खुश रहते हो। अगर आप उतनी टेंशन में रहेंगे ना, तो ये 10 साल में, 8 साल में उसमें भी ब्लॉक आ जाएगा, ट्रैफिक जैम वहां पे भी हो जाएगा, फिर से ओपन हार्ट सर्जरी करना पड़ेगा। तो डॉक्टर साहब ने कहा अगर परमानेंटली इलाज चाहते हो तो फिर आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा। उन्होंने कहा ठीक है। पता है, वो अपना अनुभव सुनाते हैं। वो टाइप A पर्सनालिटी थे, ब्लैक बेल्ट थे कराटे में, बहुत बड़े बिजनेसमैन है। अपने जो ड्राइवर सीट होता है ना, उसके नीचे चेन रखते थे। अगर उनको ट्रैफिक में किसी ने कट मार दिया, पहले उसके पास जाएंगे, उसको 2-4 मुक्का लगाएंगे, मारेंगे, पीटेंगे, उसको समझाएंगे कि तू गलत है, और फिर ऑफिस में आएंगे। तो मैंने कहा तो उसका रिजल्ट क्या हुआ? बोला उसका रिजल्ट हार्ट अटैक, डायबिटीज, वो सुधरा नहीं सुधरा पता नहीं, लेकिन मेरा जीवन खराब हो गया। और फिर वो मेडिटेशन करने लगे। और दोस्तों आज उनका जीवन आप देखना चाहिए। वो माउंट आबू में रहते हैं, हमारी सेवाएं करते हैं। मैं कहता फिर बिजनेस को कौन संभालता है? और वो कहते हैं मेरे लोग संभालते हैं, मैं उनको स्नेह से, प्यार से, विश्वास के आधार पर। बोला मेरा ना 3 साल का ऑर्डर बुकिंग है, जो मैं पहले इतना मरता था। मैं बहुत ऑनेस्ट हो गया हूँ आज। जो दीदी कह रहे थे ना, दुआएं, सच जवाब देता हूँ। ये काम नहीं हो सकता, होगा भी तो इसको इतना टाइम लगेगा, बताइए कैसे करना है। ये नहीं कि बिजनेस लाने के लिए नहीं कल करवा देता हूँ, फिर कल का फिर 1 हफ्ता लगाओ। इतने अच्छी तरीके से वो बिजनेस को मैनेज कर, बोलते मेरा बिजनेस इतना अच्छा चल रहा है, मेरे को कोई टेंशन ही नहीं है। दोस्तों हार्ट अटैक के बारे में बताता हूँ। तो गिरीश भाई को पता चला मैं चारों बातों में फिट नहीं हो रहा, मुझे बड़ा आनंद आया। जब भी मुझे माइक मिलता था, मैं लोगों को कहता था क्या आप बता सकते किसको हार्ट अटैक हो सकता है, क्योंकि मुझे तो होने वाला नहीं है। और जब लोग कहते थे आपको नहीं होगा गिरीश भाई, तो मुझे बड़ा खुशी होता। बात आती है सन 2008 की। 10 साल के बाद मैं JJ हॉस्पिटल मुंबई में नर्सेस का हम प्रोग्राम कर रहे थे। तो प्रोग्राम के बाद वहाँ से एक मैडम मेरे पास आई और कहा गिरीश भाई थैंक यू सो मच, मेरे को बहुत अच्छा लगा, ऐसे ही कार्यक्रम मैं अपने हॉस्पिटल में करना चाहती हूँ। मैंने कहा कर सकते हैं, आप बताइए। मैंने कहा आपका नंबर दीजिए, हम फ़ोन करेंगे और प्रोग्राम करेंगे। तो उन्होंने अपना पर्स खोला और अपना विजिटिंग कार्ड दिया मुझे। जैसे ही मैंने कार्ड हाथ में लिया, मेरा ट्यूबलाइट जलने लगा। उनका नाम लिखा था, नाम के नीचे लिखा था MD कार्डियोलॉजी। वो कार्डियोलॉजिस्ट थे, हृदय रोग विशेषज्ञ। मैंने कहा बेटा गिरीश, इनसे तो पूछना बनता ही है कि हार्ट अटैक होगा कि नहीं होगा, ये तो डॉक्टर है। ISO 9001:2022 फ्रेश सर्टिफिकेशन। और मैंने बिना वक्त कोई थोड़ा अहम और गुरूर और ओवर कॉन्फिडेंस में मैंने वो मैडम को कहा मैडम क्या आप बता सकते हैं किसको हार्ट अटैक हो सकता है? दोस्तों आज मैं जीवित क्यों हूँ पता है? क्योंकि उस दिन उनकी बात सुन के हार्ट अटैक नहीं आया, बच गया। इतना खतरनाक जवाब दिया उन्होंने। मैंने उनको पूछा कि आप बता सकते किसको हार्ट अटैक होगा? वो मैडम इतनी वंडरफुल लेडी थी ना, इतने प्यार से, अदब से मुझे देख करके कहा गिरीश, जिस किसी के पास हार्ट हो उसको हार्ट अटैक हो सकता है।
सब 40 से ज्यादा वाले मुस्कुरा रहे हैं, कोई इतनी खुशी हो रही है ना, अब अच्छा लग रहा है। 40 से कम वाले भी जाओगे भैया, ज्यादा खुश मत हो, ठीक है। मैंने कहा मैडम क्या कह रहे हैं आप, मतलब हम सबको हार्ट अटैक हो सकता है? उन्होंने कहा हार्ट होना जरूरी है। मैंने कहा आपको 4 बात भी नहीं पता। उन्होंने कहा कौन सी 4 बात? मेरे को लगा इनको कुछ पता नहीं है, पता नहीं ऐसे डॉक्टर बन गए, मुझे ज्यादा पता है। उन्होंने कहा बताइए। मैंने कहा मैडम मेरी उम्र 40 वर्ष से कम है, हार्ट अटैक नहीं होना चाहिए। वो मैडम कहती है गिरीश आजकल है ना हार्ट अटैक है ना 40 से ज्यादा 40 से कम में कोई भेदभाव नहीं करता, हार्ट होना जरूरी है। दोस्तों मेरा 1 विकेट डाउन हो चुका था, 3 बचे हुए थे। मैंने कहा फिर भी मुंबई इंडियंस तो अच्छा ही खेल रही है, जीत जाएंगे। मैंने कहा मैडम देखिए अच्छी तरह, आपको कहीं पे फैट्स, कोलेस्ट्रॉल, मोटापा, चर्बी नजर आ रहा है क्या? उन्होंने कहा गिरीश आजकल है ना हार्ट अटैक है ना हट्टे कट्टे लंबे चौड़े मोटे पेट फैट्स कोलेस्ट्रॉल भर भर के वर्सेस तेरे जैसे अगरबत्ती स्टाइल, नो फैट्स नो कोलेस्ट्रॉल, ऊपर से नीचे एक ही प्रकार, ठीक है ना, कुछ भी नहीं। मैं कोई भेदभाव नहीं करता हार्ट अटैक, बस हार्ट होना जरूरी है। कुछ भाई लोग अभी सांस छोड़कर हाँ अब अच्छा लग रहा है, ठीक है ना। वो बाजू वाले को कह रहे भैया खा पी, वैसे भी जाएगा तू एक दिन, ठीक है ना, बिना खाए पी जाने से तो अच्छा खा पी के जाओ। दोस्तों मेरे 2 विकेट डाउन हो चुका था। तीसरा डॉक्टर साहब ने कहा कि मैंने कहा डॉक्टर साहब को, डॉक्टर साहब मेरे खानदान में किसी को आज तक हार्ट अटैक नहीं हुआ, none in my family till date anybody has died out of heart attack। दोस्तों ये जवाब सुन के ना कान से नाक से धुएं निकल गए मेरे। डॉक्टर साहब ने कहा गिरीश, मैंने कहा मेरे खानदान में किसी की मृत्यु हार्ट अटैक से नहीं हुई। डॉक्टर साहब ने कहा गिरीश भाई तुम्हारे खानदान में तुमसे शुरुआत हो सकती है, यू कैन बी ओपनिंग बैट्समैन इन योर खानदान। अपने दादा परदादा के बारे में मत बताओ, तुमसे शुरुआत हो सकती है। तुम किस प्रकार से जी रहे हो, कितना टेंशन, कितना परेशान, कितना दुखी। मैंने कहा डॉक्टर साहब चौथी बात बताता हूँ। उन्होंने कहा बताइए। मैंने कहा मेरे को डायबिटीज भी नहीं है, ब्लड प्रेशर भी नहीं है, हार्ट अटैक नहीं हो सकता। डॉक्टर साहब ने कहा गिरीश भाई आजकल है ना हार्ट अटैक है ना इतना बलशाली और शक्तिशाली हो चुका है कि अकेले ही अटैक कर सकता है, ये छोटी मोटी बीमारी कोई मदद की आवश्यकता है। मैंने कहा जी डॉक्टर, मैं आपको ये पता क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि 8 साल रिसर्च किया ब्रह्मा कुमारीज ने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के साथ मिलकर। हार्ट अटैक का एक प्रमुख कारण है, वैसे तो ये सब कारण हो भी सकते हैं, लेकिन एक प्रमुख कारण है कितना टेंशन, द लोड ऑफ द हार्ट। आप स्ट्रेस लीजिए नहीं लीजिए, बिजनेस क्या होगा क्या नहीं होगा मुझे नहीं पता दोस्तों, लेकिन एक चीज का गारंटी है हार्ट अटैक। क्यों इतनी मेहनत कर रहे हैं, क्यों इतनी मेहनत कर रहे हैं? परिवार के साथ सुखी जीवन, 2 पैसे कम हो जाएंगे क्या फर्क हो जाएगा। और जितना खुशी के आधार से आप बिजनेस करोगे ना उतना ज्यादा सफलता, ये भी विज्ञान ने प्रूव कर दिया है। तो खुशी खुशी के साथ जीना। करें लास्ट एक्सरसाइज करें, ठीक है। दोनों हाथ की उंगलियां ऐसे करें, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये एक्सरसाइज, ठीक। हाँ सबने किया, ऑटो के किनारे रखिए, ऊपर की ओर थोड़ा धक्का लगाएं, मुस्कुराएं, चेहरे पर ऐसे मुस्कुराता हुआ रखकर हाथ नीचे कर, आजू बाजू वाले को देखिए मुस्कुरा रहे हैं, देखिए आजू बाजू देखिए। और अगर आजू बाजू कोई नहीं मुस्कुरा रहा है तो कृपया अपने दोनों हाथ की उंगली का सहयोग दीजिए। और ये हाल हो गया, इनकी मुस्कुराहट हमारे हाथों से। दोस्तों आपको पता है 1 साल का बच्चा दिन में कितनी बार मुस्कुराता है? 300 बार। आपने सोते हुए बच्चे को मुस्कुराते हुए देखा है? नींद में भी मुस्कुराते हो। कुछ नहीं जानता है कौन सा परिवार में जन्म हो, उसका भविष्य क्या है, मम्मी पापा अच्छे हैं, पापा शराब पीता है, माँ गाली गलौज करते, कुछ नहीं पता फिर भी मुस्कुरा रहा है। और हम
सब इतना कुछ करने के बाद, परिवार है, लोग हैं, बिजनेस है, सब कुछ ठीक चल रहा, कोई बहुत मेजर प्रॉब्लम भी नहीं है, तो भी हम नहीं मुस्कुरा पा रहे। दोस्तों एक निवेदन है, खुशी के साथ कल दोपहर के 2 बजे तक ऐसे ही रहना, यहाँ से अभी ऐसे जाना और आधे रास्ते पहुंचेंगे तो मान लो आपके दुकान में फोन आ गया, यहाँ बहुत बड़ा नुकसान हो गया है, और अगर आप मुस्कुरा पाए, इसका मतलब आपने ये बात को समझ लिया कि खुशियों का व्यापार क्या होता है। किसी भी परिस्थिति में खुश रहना, किसी भी परिस्थिति में खुश रहना वो मेरी मर्जी है। बिजनेस का नुकसान हो सकता है, आप खड़े होकर गाली दे सकते हैं, आप पीठ पीछे मेरा छुरा भोंक सकते हैं, मेरा पार्टनर मुझको दगा दे सकता है, ये सब हो सकता है दोस्तों, लेकिन ये सब के होते हुए खुश रहना, परेशान रहना मेरी मर्जी है। ये मेरी मर्जी को कोई छीन नहीं सकता है, और ये सत्य ज्ञान है, इसका अधिकार आपको प्राप्त है, और यहाँ से आध्यात्मिक ज्ञान शुरुआत हो सकता है। सामने वाला खड़े होकर गाली दे सकता है, वो गाली सुन करके मुस्कुराना मेरी मर्जी हो सकता है। सामने वाला गाली दे दे के ना थके, आप मुस्कुरा के ना थको। गलत करने वाले नहीं थकते गलत करके, अच्छे करने वाले अच्छे कर करके थक जाते। अच्छे करने वाले आज ज्यादा दुखी, कितना चुप रहे हो, तो रो काय को रहे हो, कितना सहन करे गिरीश भाई, अरे तो रो क्यों रहे हो। गाली देने वाला तो गाली दे के निकल गया, सहन करने वाला उल्टा रो रहा है। सब गलत अंडरस्टैंडिंग। सहन करना है करिए, नहीं करना है नहीं करिए, एक चीज नहीं छोड़ना। हो सकता है करेंगे, पक्का मुस्कुराएंगे, अलग हाथ से नहीं मुस्कुराना है, खुश रहना है, कुछ भी हो जाए। बस एक लास्ट बात बताता हूँ दोस्तों, मैं कश्मीर में प्रोग्राम कर रहा था, हम बहुत इंडियन आर्मी का बहुत सेवा करते हैं, पहले भी हमने सेवा किया है, पुलवामा के अटैक के बाद भी। जो अपने CDS थे ना, जनरल रावत, उन्होंने खास पत्र लिखा अपने पूरे 7 कमांड्स को कि ब्रह्मा कुमारी इसको बुलाइए और डी स्ट्रेसिंग का और डी एडिक्शन का प्रोग्राम करिए। तो हम कश्मीर में गए और हम करीब 1 हफ्ते थे वहाँ कश्मीर में सेवा करने के लिए। और जब हमने कश्मीर में प्रोग्राम किया तो ऐसे ही कार्यक्रम करने के बाद एक ब्रिगेडियर मुझसे सवाल पूछता है, और उन्होंने कहा गिरीश भाई मान लीजिए यहाँ एक आतंकवादी आ जाए। मैंने कहा ठीक है, और वो आपकी कनपट्टी पे बंदूक रखे और वो नेक्स्ट सेकंड आपको गोली मारने वाला, और आपका सर नारियल की तरफ फूटेगा, कुछ नहीं बचेगा। मैंने कहा अच्छा मान लीजिए, मान लिया। फिर वो ब्रिगेडियर साहब ने मुझसे पूछा अब बताइए आप क्या कर सकते हो, अब आपके पास क्या चॉइस है। मैंने कहा सर अभी भी बहुत कुछ कर सकता हूँ। बोला भाई वो मारने वाला है तेरे को, तो मरने वाला है निश्चित, अब क्या करोगे। मैंने कहा मैं वो आतंकवादी को कहूँगा, मैंने कहा भैया 1 सेकेंड गोली मारनी है ना, गोली मार 1 मिनट, आप मारो। अब जब मरना ही है तो कैसे मरो, जब मरना ही है तो कैसे मरो। क्या इतने खुशी से बोल रहे, मुस्कुरा के मरो। मेरे मरने पर आप लोग इतने खुश, ये अच्छा है, सामने वाले के मरने में खुशियों से मरो। तो ब्रिगेडियर साहब ने कहा गिरीश भाई नहीं पॉसिबल है, ऐसा नहीं हो सकता है। मैंने कहा पता है उन लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है जो मर मर के जीते हैं, डर डर के जीते हैं, घबरा कर जीते हैं, वो मरेगा भी घबरा कर। लेकिन जो खुशियों के साथ जीता है, हर पल खुश रहता है, वो मरेगा भी रॉयल्टी के साथ। दोस्तों इम्पोर्टेंट बात मरना और जीना नहीं है, इम्पोर्टेंट बात है क्या स्थिति है, किसका व्यापार। मैं और हर वक्त कोई दूसरा व्यक्ति या परिस्थिति, सिर्फ खुशी, शांति और आनंद हो सकता है दोस्तों। ठीक है, चलिए एक लास्ट स्टेटमेंट बताता हूँ। जिंदगी क्या है? जिंदगी एक डैश है, डैश। जिंदगी एक डैश है, 2 तारीखों में सिमट जाएगी। जिंदगी एक डैश है, 2 तारीखों में सिमट जाएगी। कौन सी है 2 तारीख? जन्मदिन और मृत्यु का दिन, डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ पे डैश होता है ना।
जिंदगी क्या है? जिंदगी एक डैश है, 2 तारीखों में सिमट जाएगी, एक दिन तेरी तस्वीर भी किसी कोने में लटक जाएगी। एक दिन तेरी तस्वीर भी किसी कोने में लटक जाएगी। उस तस्वीर में तेरी मुस्कुराहट तेरी छवि बन जाएगी। उस तस्वीर में तेरी मुस्कुराहट तेरी छवि बन जाएगी। इसीलिए दोस्तों, जिंदगी के हर पल में मुस्कुराते रहो, पता नहीं कौन फोटो खींच ले आपका। ठीक है? आज घर में जाना, दुकान में जाना, मुस्कुरा कर जाना। आपके दुकान में जो बाकी लोग होंगे या बिजनेस के लोग होंगे, वो आपको ऐसे देखेंगे, बोलेंगे साहब, पहले से पता था साहब का एक लूज है, आज तो कंफर्म हो गया दोनों लूज है। इतना मुस्कुरा रहे, अरे डांट नहीं रहे, परेशान नहीं हो रहे, दुखी नहीं हो रहे। दिस इज द ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन यू कैन डू टू योर बिजनेस। एक बिजनेस प्रॉफिट का, चीजों का, आपके जो दुकान में, आपके जो बिजनेस में या घर में जो लोग हैं, उनके साथ सम्मान का, मुस्कुरा रखना, आत्मविश्वास का, प्यार का, खुशियों का बिजनेस भी करें। ये दोनों बिजनेस अगर आपके जीवन में है तो दोस्तों, आप सबसे ज्यादा ईश्वर के चहेते हो जाएंगे। ईश्वर को वो दोनों बिजनेस अच्छा लगता है जहां पर आप प्यार और शांति के साथ जीवन चलाने के लिए धन संपत्ति का भी बिजनेस करते हैं। तो आप ऐसे विशेष बने, ये दोनों का बिजनेस बहुत ध्यान पूर्वक, बहुत अटेंशन में करें, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं। इसका सबसे अच्छा फायदा, 2 फायदा होता है, एक आपके स्वास्थ्य और दूसरा आपका संबंध। और ये दोनों के लिए खुश रहना, इजी रहना, सिंपल रहना, मुस्कुरा कर रहना बहुत ज़रूरी है। यही मैं आशा करता हूँ कि आप बहुत बहुत हेल्दी रहें, आप अपने परिवार सहित बहुत हेल्दी रहें, आप बहुत समृद्ध बने, बहुत आप प्रॉस्परस हों और आपके जीवन में अनलिमिटेड खुशियाँ हो। इन शुभ आशाओं के साथ थैंक यू। ओम शांति शांति। इसके लिए आपको आके मेडिटेशन सीखना पड़ेगा, यहाँ पे सबके ज्ञान को समझना पड़ेगा। आप आइए, समय निकाल कर आइए, थोड़ा सा वक्त, दिन में आधा घंटा भी निकाल कर आए, आप दीदियों से मिलें, जो भी वक्त आपको सूटेबल हो आप आए परिवार सहित, और ये ज्ञान का बहुत अच्छी रीति से फायदा उठाएं। थैंक यू। ओम शांति।